से ज्योत्सना नहीं है अभी। स्कूल में टेस्ट चल रहा है। ओ, ठीक, अब तक तो तुम लोग का खत्म हो जाना चाहिए था टेस्ट। ये सब के कारण बीच में 1-2 महीना डिस्टर्ब रहा। पता नहीं सर, प्योर टेस्ट चलते रहता है। हम्म, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे का। हम लोग कंडक्शन पढ़े थे, कंडक्शन के बारे में हो गया। कन्वेक्शन था, तो कन्वेक्शन हम लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। वही जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है वही जानना है कि कन्वेक्शन कहते हैं किसको है। कन्वेंशन में देखे थे कि अगर हीट जो ऐसे ट्रांसफर हो रहा है कि मॉलिक्यूल खुद हीट को एक जगह से लेकर दूसरे जगह जा रहा है, तो उसको बोल लेते हैं हम लोग कन्वेक्शन। लास्ट देखते हैं रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन में हम लोग देखे थे कि हीट जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। और ये जो थर्मल रेडिएशन है, यानी कि हम थर्मल की बात कर रहे हैं, थर्मल रेडिएशन, ये जो है इंफ्रारेड के रीजन में आता है। ठीक है, इंफ्रारेड के रीजन में आता है इसका वेवलेंथ, तो इसलिए हम लोग इसको इंफ्रारेड रेडिएशन भी कभी कभी कह देते हैं। तो बस नामकरण है कि अगर हम रेडिएशन पढ़ रहे हैं तो थर्मल रेडिएशन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो इस रेंज में रहता है, इंफ्रारेड रेंज में। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज की बात किया जाए तो होता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, वाई रे, गामा रेज। गामा रे। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं उसमें से ये जो हमारा रेडिएशन का बात कर रहे हैं, थर्मल रेडिएशन की, तो ये इंफ्रारेड के रीजन में लगभग रहता है। इंफ्रारेड विजिबल इसका आसपास रहता है, तो इसको हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन भी कभी कभी कह देते हैं। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो भी मीडियम होता है वो हीटेड नहीं होता है, यानी कि ऐसे रेडिएशन से, जैसे कि अगर आग जल रहा है, हम उसके पास में खड़े हैं, तो कुछ देर खड़े रहेंगे तो हम उससे हीट एब्जॉर्ब कर करके हमारा बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन मीडियम जो होता है रेडिएशन के कारण मीडियम का जो टेम्परेचर होता है वो नहीं बढ़ता है। मीडियम का टेम्परेचर जैसा था वैसा ही रहता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मीडियम का टेम्परेचर जो है इसमें कोई वेरी नहीं करता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ मीडियम नॉट चेंज। ठीक है, ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन के कारण ऐसा नहीं होता। जहां से एनर्जी निकला फिर दूसरे को जाके मिल रहा है बस ऐसे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट ट्रांसफर हो रहा है। उस हीट ट्रांसफर होने में कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर मीडियम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मीडियम है भी तो उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, हीट मीडियम को नहीं जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा देते हैं। इस रेडिएशन में जो हम लोग हीट की बात कर रहे हैं, यानी कि थर्मल रेडिएशन की बात कर रहे हैं, ये मोस्टली इंफ्रारेड रीजन में रहता है। और कुछ पॉइंट्स की बात करें तो रेडिएशन है, ठीक है, यानी कि एक तरह से लाइट है, नहीं सन रेज आ रहा है तो भी एक तरह का रेडिएशन ही है जो कि विजिबल रेंज में है। तो उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो भी रेडिएशन है, तो उसके पास कुछ इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर हम लोग जानते हैं, सर इंटेंसिटी के बारे में भी नहीं पढ़े हैं, तो यही लिख लेते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, डी जो है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। ठीक है, जितना दूर जाएंगे इंटेंसिटी वैसे ही घटेगा। ये एक्सपीरियंस से भी कह सकते हैं
कि आग के हम जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा ही हीट महसूस करते हैं, लेकिन उससे जितना दूर चलते जाएं तो हीट हमारा कम महसूस करना शुरू हो जाता है। ठीक है। और हम जानते हैं कि वो डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी घट रहा है, यानी कि हीट का इंटेंसिटी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल है वो डी स्क्वायर से घटता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, कि अगर कहीं से एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ सोर्स तो जरूर होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ सोर्स से ही डिस्टेंस है। जैसे लाइट के लिए, तो लाइट के लिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, कि अगर एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में जम करते हैं तो वहां से लाइट सोर्स प्रोड्यूस होता है। किसी भी फिलामेंट से अगर लाइट निकल रहा है तो उसके लिए बोला जाता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका भी अंदर में कुछ वेरिएशंस होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, जिसके कारण से ये रेडिएशंस जनरेट होते हैं। तो वो जैसे कैसे जनरेट होता है उसके बारे में हम लोग को ज्यादा यहाँ पे नहीं चर्चा करना है, सिर्फ ये कि रेडिएशन है तो कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक है कि अगर हम रेडिएशंस की बात कर रहे हैं तो रेडिएशन एक, हम लोग बोले थे कि मोड ऑफ ट्रांसफर है, कि हीट एनर्जी एक मीडियम, एक ऑब्जेक्ट से यानी सोर्स से दूसरे तरफ कैसे जा रहा है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह हीट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इंटरवेनिंग जो मीडियम होगा वो हीटेड नहीं होगा, वो कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर इंटेंसिटी जैसे जैसे हम सोर्स से दूर चलते जाएंगे इंटेंसिटी हमारा घटता जाएगा। ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसा कि फोटॉन्स बिहेव करते हैं, यानी लाइट जो है जैसा बिहेव करता है वैसा ये भी बिहेव करेगा। ठीक है। यानी कि इसका स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड के बराबर होगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट सी के स्पीड से मूव करेगा, यानी कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। ये सब थोड़ा बहुत हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी कि सी। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स ये सब यूज होते हैं, उन सब चीज को हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है। तो वही इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन बोले तो एनर्जी ही है विथ मैटर, यानी किसी सोर्स से अगर रेडिएशन किसी मैटर को मिल रहा है तो क्या होगा वो सब चीज चल। मान लेते हैं कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ऐसा कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन हुआ, यानी कि क्यू बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है। यानी कि क्यू एनर्जी इस मैटर पे, कोई भी मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी इंसिडेंट हुआ, अब वो एनर्जी क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा गर्मी का सीजन हो, उसमें ज्यादा फील आता है, छत पे अगर सनरेज आते हैं तो यानी कि वो सनरेज है, रेडिएशन है, एनर्जी है, छत पे पड़ रहा है, तो क्या होता है उसमें। तो हम जानते हैं कि अगर उस छत के बगल में हम खड़े रहें तो हमको थोड़ा हीट फील होगा, यानी कि अगर हम इधर खड़े हो तो हमको थोड़ा हीटेड फील होता है। ठीक है। या फिर ग्लास रखा हुआ है, उसके पास में यानी मिरर रखा हो, उस पे लाइट पड़ रहा हो, हम उसके बगल में खड़े हो तो हमको हीट फील होता है। वो क्यों होता है, तो ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ इसका कुछ पोर्शन जो है इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ होगा।
ठीक है, यानी कि जो भी इंसिडेंट रेज गिरा रहा है इस पे, उसका हम लोग इसमें जो मैटर का क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम कुछ नहीं चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कर रहे हैं कि अगर मैटर पे कोई भी लाइट इंसिडेंट हुआ है, उसका कुछ एक पोर्शन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ठीक है, उसका कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट होता है और हम इस एनर्जी को क्यू आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सर आदमी गायब हो गया। क्या? आदमी गायब हो गया जो वहां पे खड़ा था। हाँ, तो मतलब समझ गए ना कि वहां पे जा रहे हो, तो बस एग्जाम्पल के लिए था। यस सर। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी आया उसका कुछ पोर्शन जो है हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और एक चीज जानते हैं हम लोग कि अगर हम उसके वाल को टच करें तो क्या हमको हीट लगता है, यानी छत को टच करते हैं तो हमको हीटेड फील होता है। वो हीटेड क्यों फील होता है? तो कुछ पोर्शन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। यानी कि जो लाइट किसी पे मैटर पे पड़ा, उसका एक पोर्शन उसने रिफ्लेक्ट करा, उसका एक पोर्शन जो है एब्जॉर्ब करा, और साथ में हम देखते हैं कि अगर वाल है कुछ देर कुछ घंटों के बाद अंदर भी हमको हीट फील होता है। अंदर वो हीट कैसे फील हो रहा होता है? तो यहाँ से हमको इधर की तरफ ट्रांसमिट हुआ होगा, इसको हम बोल रहे हैं कि ट्रांसमिटेड रेडिएशन। तो हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई रेडिएशन पड़ता है तो ये तीन चीजें हो रही होती हैं। क्या? एक तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि बॉडी कैसा है। बॉडी जैसा होगा उस हिसाब से ये सब शो करेगा। कोई बॉडी जैसे कि मिरर हो गया, हाईली रिफ्लेक्टिंग होता है, तो उसमें मोस्टली एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। बहुत ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट कम करेगा। ठीक है, नहीं, वो बॉडी का प्रॉपर्टी के ऊपर है कि वो कितना रिफ्लेक्ट करेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना ट्रांसमिट करेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो इन जनरल हमको ये तीन प्रोसेसेस होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग तीन टर्म्स डिफाइन करते हैं। क्या क्या? एक तो ए ए को हम लोग बोल रहे हैं कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है, यानी कि क्यू ए डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, सर इसको बोलते हैं अगर हम लोग। मैटर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है तो फिर मीडियम क्यों नहीं कर सकता है? क्या? सर अगर मैटर में रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर मीडियम में क्यों नहीं हो रहा है? रेडिएशन का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, तो मीडियम में उतना समय नहीं लेता है कि वो एब्जॉर्ब करे। अगर किसी सरफेस पे पड़ रहा है तो उस पे भी तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग फोटॉन्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, यानी कि पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस वजह से भी बोला जाता है कि जिस सरफेस पे पड़ेगा उसी को एनर्जी को देगा। पार्टिकल नेचर इन द सेंस कि अगर हम एक पत्थर मार रहे हैं, ठीक है, आम पे, तो अगर वो पत्थर रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में ज्यादा उतना डिस्टरबेंस नहीं करेगा, लेकिन आम पे लगेगा तो आम को अपना एनर्जी दे देगा उस हिसाब से। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग पावर, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना रेडिएंट एनर्जी का फ्रैक्शन जो एब्जॉर्ब हो गया, उसको हम लोग ए से लिखते हैं और इसको बोलते हैं एब्जॉर्बटेंस, या फिर कॉमन नेम जो हम लोग जनरली यूज करेंगे वो है एब्जॉर्बिंग
पावर, ठीक है। वैसे ही R यूज करते हैं, क्यू आर बाई क्यू, रिफ्लेक्टेंस या फिर रिफ्लेक्टिंग पावर, और एक टी से क्यू टी बाई क्यू, ट्रांसमिटेंस या फिर ट्रांसमिटिंग पावर। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, तो अगर हम a प्लस आर प्लस टी की बात करें तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमको ये 1 मिल रहा है, क्योंकि सिंस हम देख रहे हैं कि जो q है वही क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी में डिवाइडेड है, और हम कहीं लॉसेस नहीं मान रहे हैं, तो ये हमको दिख रहा है कि तीनों का अगर सम करेंगे तो हमको ये 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से तीनों का सम जो मिलेगा, यानी कि ART क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड एंड फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड। तीनों को जोड़ेंगे तो ये 1 ही आना है। डिफरेंट केसेस, ठीक है, ART के बेसिस पे। तो फर्स्ट हम बोल रहे हैं कि अगर A हमारा और T 0, ठीक है, इफ A and T is equal to 0 this implies that R is equal to 1, और जब R 1 होगा तो जो भी मटेरियल ऐसा शो करेगा उसको बोलेंगे बॉडी इज परफेक्टली रिफ्लेक्टर। यानी कि उस पर जितना एनर्जी पड़ा सारा का सारा उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो उसके लिए R1 आएगा, यानी कि QR जो है Q के बराबर है। वैसे ही अगर हमारा R और T 0 तो इसमें हमको दिख रहा है A इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1 यानी कि उस पर जितना एनर्जी पड़ा उस सबको एक्सेप्ट कर लिया, जितना भी एनर्जी हमने उसको दिया सबको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं बॉडी इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, यानी कि हम कलर जो देखते हैं उसमें भी ये चीज हम जानते हैं कि ब्लैक कलर क्यों देख पाते हैं, कि उस पर जो भी व्हाइट लाइट पड़ा, 7 कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से सारे को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए हमको वहां पे ब्लैक नजर आता है। रेड देखते हैं क्यों, क्योंकि वो सबको ऑब्जर्व करके रेड लाइट एमिट करता है, इसलिए हम लोग रेड देख पाते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि A इक्वल टू 1 है, यानी कि वो सारे एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया, जो भी रेडिएशन उस पर पड़ा उन सबको उसने एब्जॉर्व कर लिया। तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, इफ R और A 0 हो तो इसमें T इक्वल टू 1 होगा, बॉडी इज परफेक्टली ट्रांसमिट। ठीक है, टू 0, ठीक है, T अगर 0 हो तो A प्लस आर, दिस implies that A plus R is equal to 1, this implies A is equal to 1 minus इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रांसमिटेंस 0 है, A is equal to 1 minus R, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जिसका जो जितना रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा। तो इस चीज को हम लोग एक वर्ड में लिखते हैं कि गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स। ठीक है,
कोई भी अगर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये इम्प्लाई हो रहा है कि एक गुड रिफ्लेक्टर अच्छा रिफ्लेक्शन दे रहा होगा तो एब्जॉर्ब कम करेगा। जैसे मिरर का अगर हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग मानते हैं कि अच्छा रिफ्लेक्टर है, जो भी लाइट पड़ा उसको उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। एब्जॉर्ब भी करता है लेकिन एब्जॉर्प्शन उसमें कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर ट्रांसमिटेंस 0 है तो अ गुड रिफ्लेक्टर आर बैड ऑब्जर्वर्स। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अगर कोई भी रेडिएशन एनर्जी किसी सरफेस पे पड़ता है तो हम लोगों ने देखा कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर एंड ट्रांसमिटिंग पावर। इन तीनों के बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग टाइप्स बोले कि अगर उसका एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा यानी कि 1 है, यानी कि जितना भी उस पे एनर्जी हमने दिया सारा का सारा अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है। अगर वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं वो परफेक्टली रिफ्लेक्टर है। सारा एनर्जी को अगर वो ट्रांसमिट कर देगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो परफेक्टली ट्रांसमीटर। ठीक है। इसके बाद और कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है, सब डिफिनीशन है, इसको याद रखना है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को ई लेमडा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेडिएंट एनर्जी, डिफाइंड एज रेडिएंट एनर्जी एमिटेड किसी भी सरफेस से पर सेकेंड पर यूनिट एरिया of surface within a unit wavelength। ठीक है, इसको यानी कि लैम्डा अगर मैथमेटिकली लिखे यानी कि कोई भी बॉडी अगर रेडिएशन कर रहा है यानी कि उससे अगर एनर्जी निकल रहा है तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होता है? तो एनर्जी रेडिएटेड, हम लोग पहले पढ़े हैं कि वर्क डन बाई टाइम को पावर कहते हैं, तो यहाँ एनर्जी बाई टाइम भी पावर ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल है यानी कि वेवलेंथ से रिलेटेड होगा, एमिसिव पावर कहा जा रहा है यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कहा है। द एनर्जी इनटू एरिया टाइम इनटू लेम्डा। अगर ये चीज को हम लोग लिख रहे हैं तो ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसका यूनिट अगर ध्यान से देखें तो ये आ रहा है जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड इनटू लेमडा एंगस्टन में जनरल रहता है वो भी मीटर ही। ठीक है, तो भी मीटर क्यूब है तो जूल मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके बाद सिंपली है एमिसिव पावर। ठीक है, एमिसिव पावर ई बोल रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। ठीक है, ये एमिसिव पावर है। यानी कि बॉडी का अगर सिंपली हम एमिसिव पावर की बात करें तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है।
लेकिन ये पाया गया है कि जो एमिसिव पावर है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम लोग वेवलेंथ के टर्म में डिफाइन करते हैं ई लेमडा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ई जो आएगा ये और कुछ नहीं 0 to लेमडा ई लेमडा इंटू डी लेमडा आता है। ठीक है, मैथमेटिकली बस डिफिनेशन है। डिफाइन करेंगे एमिसिव पावर का तो लिखेंगे इट इज रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन द गिवन सरफेस। ने जो भी गिवन सरफेस है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि कौन सी एनर्जी है, तो एनर्जी रेडिएटेड। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफिनीशन है जिसे हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव एमिसिव पावर यानी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बात कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा होगा। यहाँ पे एमिसिव पावर, इसमें हम लोग लेमडा का कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वेवलेंथ के रिस्पेक्टिव है, ये एवरेज वैल्यू हमको देता है। फिर एक टर्म है एमिसिविटी। अच्छा, एक चीज एब्जॉर्प्टिव पावर, अगर हम किसी एक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्टिव पावर की हम बात करें तो इसको सिंपली ए से हम लोग लिखते हैं। तो ये ए जो होगा ए लेमडा इंटू डी लेमडा, यानी कि सिमिलर डिफिनेशन है। यहाँ से अगर ये लिख दें तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एरिया इंटू टाइम, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होगा तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। सिंपली ऐसे लिखते हैं। फिर है एमिसिविटी। ठीक है, एमिसिविटी को हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इट इज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, कोई भी गिवन बॉडी है, डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, यानी कि ई अपॉन ईबी। ईबी जो है ब्लैक बॉडी, ई हम सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो एमिसिव पावर को ये बोलते हैं। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एमिसिव पावर लिखना हो तो हम लोग इसको ई इंटू ईबी लिख सकते हैं ब्लैक बॉडी के टर्म में। तो ई इमिसिविटी होता है एमिसिव पावर ऑफ कोई भी बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, सेम कंडीशन में। ठीक है, सेम कंडीशन होना चाहिए, यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन जो होना चाहिए बॉडी का और सराउंडिंग का वो सेम होना चाहिए, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होना चाहिए तब की बात की जाए। जैसे बोलते हैं हम लोग एमिसिविटी। यहाँ पे अगर हम ई की बात करें तो केसेस, सर एमिसिव पावर को रिफ्लेक्टिव पावर बोल सकते हैं? क्या? सर एमिसिव पावर को रिफ्लेक्टिव पावर बोल सकते हैं? नहीं, एमिसिव क्या कहला रहा है कि बॉडी से एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, और रिफ्लेक्शन क्या था कि उस पे कोई इंसिडेंट हुआ उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। एमिसिव क्या है? ट्रांसमिट हो रहा है उसको नहीं, ट्रांसमिट भी क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट हुआ उसका, मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, इस पे कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन है ही नहीं, तो इसमें ना तो एब्जॉर्प्शन होगा, ना रिफ्लेक्शन होगा, ना ट्रांसमिशन होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इसके पास कुछ टेम्परेचर है तो एमिशन तो होगा। बात समझ आया? यानी सर जो सोर्स है रेडिएशन का उसके लिए हम लोग एमिसिव पावर डिफाइन करते हैं। हाँ, एमिशन वो सोर्स का हो गया, यानी कि अब एक तरह से सोर्स की बात, सोर्स जैसा बिहेव करेगा, यानी कि उससे खुद से एमिट हो रहा है, वो खुद एक सोर्स हो गया है। उस पे कोई, जैसे कि हम एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन था, वो किसका पोर्शन था?
जो रेडिएशन उस पे पड़ा था, इंसिडेंट हुआ था, उसका कुछ फ्रैक्शन था। लेकिन एमिशन की अगर बात कर रहे हैं तो उस बॉडी से खुद कुछ एनर्जी निकल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे ई, स्मॉल ई पे डिपेंडिंग, तो ई जो है ये 1 से 0 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो वही देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ई के लिए क्या क्या लिखते हैं हम लोग। अगर ई का वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है ई का वैल्यू 1 कब होगा, जब हम ब्लैक बॉडी की ही बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि बॉडी जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी यानी कि वो सारा का सारा एनर्जी जो है एमिट कर दे रहा है। यहाँ से एक चीज और समझ में आ रहा है, यानी कि जो जितना ज्यादा एब्जॉर्व कर रहा है उतना ही ज्यादा एमिट भी कर रहा है, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर भी ब्लैक बॉडी का 1 ही था, एमिसिव पावर भी 1 ही है, यानी कि जितना ज्यादा वो एब्जॉर्व कर रहा है उतना ही ज्यादा एमिट भी कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली पॉलिश्ड सरफेस या रिफ्लेक्टिंग। यानी कि पूरा का पूरा लाइट जो है एमिट कर देता है। परफेक्टली पॉलिश बॉडी यानी कि जो भी लाइट हमने वहां से एमिट हुआ सारा का सारा लाइट एमिट हो जाए, इजकल टू 0 है, यानी कि उसमें उसका जो अंदर है कुछ भी हो ही नहीं रहा है। ये जनरली होता नहीं है कभी भी, ये होने के लिए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होना चाहिए। प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी हो, ई उसका 1 से 0 के बीच में ही पाया जाता है। ठीक है, एमिसिविटी जो होता है प्रैक्टिकल बात करें तो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा बॉडी जो कि सारा का सारा एमिट कर ही दे तो भी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। ना करे इजकल टू 0 यानी कुछ भी एमिशन ना हो। यहाँ पे हम ब्लैक बॉडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ब्लैक बॉडी हम कहते किसको है। ठीक है, सिर्फ जैसे कि हमने देखा कि ब्लैक बॉडी होने के लिए ए तो 1 था ही, ई भी 1 है। ठीक है, ए भी 1 है और ई भी 1 है। ए 1 यानी कि एब्जॉर्प्टिव पावर 1, और ई यानी एमिसिविटी 1, यानी कि उसका एमिसिव पावर भी पूरा का पूरा एमिट भी कर रहा है। ठीक है, वैसे डिफिनेशन की बात करें तो हम लोग बोलते हैं a body which absorbs completely all radiations incident on it। अब कर लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी है। ठीक है, और ब्लैक बॉडी है तो ये ना ही ट्रांसमिट करेगा ना ही रिफ्लेक्ट करता है, तो इसका ए जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, पहला, अच्छा बताओ कि ये ब्लैक होल नेचर में जो पाए जाते हैं ब्लैक होल, ये ब्लैक बॉडी है या नहीं है? ट्रू फॉल्स कर देते हैं। है। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . बोलो। 。 . 。 .  है।
सन या फिर स्टार, दोनों हम एक ही चीज बोलते हैं। हम्म सर कौवा। क्या हुआ? सर कौवा। ठीक हो, तो ब्लैक कलर हो गया। ब्लैक होल है या नहीं है? ब्लैक बॉडी है? यस सर। नहीं है। सन? क्यों नहीं है सर? सर लाइट तो उससे एस्केप नहीं करता है। आएंगे उस पे भी। सन या स्टार? नहीं। नहीं है, ये है। ये तो है, क्योंकि ये मतलब 85 से 96% तक एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक कलर हो, प्लेटिनम ब्लैक, लैम्प ब्लैक, ये सब दे हो तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। सन और स्टार भी है, ब्लैक होल नहीं। यानी कि हम ब्लैक होल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ब्लैक होल कह रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है, एमिशन भी उसका ज्यादा है, एमिशन भी उसका ज्यादा होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एट सफिशियंट टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी radiates all possible radiations। यानी कि लेमडा के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि जितना भी लेमडा वेवलेंथ का होगा वो हर रेडिएशंस को रेडिएट कर सकता है, यानी कि एमिसिव पावर भी होना चाहिए। ब्लैक होल जो होता है वो सिर्फ एब्जॉर्व करता है, ठीक है, रेडिएशन वहां से कुछ भी बाहर आता नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक होल जो है वो ब्लैक बॉडी नहीं है, उसका जो ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं वो बहुत हाई है, इस वजह से वो लाइट भी वहां से स्केप नहीं कर पाया जाता है। ये रीजन दिया जाता है, यानी कि ब्लैक होल जो है ब्लैक बॉडी नहीं है, इस चीज का ध्यान रख। आए बात सन या स्टार की, तो सन और स्टार के जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, और वहां से लगभग हर वेवलेंथ के रेडिएशन रेडिएट हो रहे होते हैं, तो इसलिए सन और स्टार जो हैं वो क्या है, ब्लैक बॉडी। किसी जमाने में उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करा होगा, अभी के टाइम में वो रेडिएट कर रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्लियर है? या फिर ब्लैक कलर, प्लेटिनम ब्लैक और लैम्प ब्लैक, ये नेचर में पाए जाने वाले। लैम्प ब्लैक हम लोग उसको बोलते हैं जो काजल कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो लगभग 85 टू 96% एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्ट भी करते हैं हीट करेंगे तो ये सब जो है नेचर में पाए जाने वाले कुछ एग्जाम्पल्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि ब्लैक बॉडी वही होगा जो एब्जॉर्ब तो करे ही साथ में रिफ्लेक्ट भी करे। बाकी सब तो हम लोग देख लेते हैं, इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर इज ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरिमेंटल अगर कोई बॉडी है तो एक फेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिजाइन तैयार किया था और बोला था कि ये जो है ये बॉडी ये लगभग बहुत हद तक लाइट को अपने कब्जा में कर लेता है, तो इसलिए हम लोग इसको फेरिस ब्लैक बॉडी करके एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इनका डिजाइन था ऐसा। ठीक है,
यहाँ पे जो है पिन होल ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे ओपन है, ये अंदर से पूरा का पूरा ब्लैक पेंट है, ठीक है, ब्लैक पेंटेड है। यहाँ पे ये ऐसा शेप इसलिए है ताकि अगर हम यहाँ से कोई रे को ले जाते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो रे यहाँ पे पड़े, फिर इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, डायरेक्टली टकरा के वापस ना आ जाए, इसलिए वहां पे वैसे शेप उन्होंने बनाया और बोला कि ये अब रे जो है अंदर ही ऐसा रिफ्लेक्ट होता रहेगा, और चूंकि ब्लैक पेंटेड है तो हर जगह वो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होता रहेगा, तो फाइनली टोटल का टोटल वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये लाइट इन कर रहा है इस पॉइंट से, यहाँ पे पिन होल ओपनिंग है तो उससे इन हुआ, यहाँ पे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अंदर ही हर जगह वो रिफ्लेक्ट होते होते अंदर ही दम घुट के खत्म हो जाएगा, तो बाहर हमको वापस से कुछ एमिशन नहीं मिलेगा, तो हम बोलेंगे जितना लाइट हमने फेंका, जितना रेडिएशन गया अंदर, उतना वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको एक प्रैक्टिकल तौर पे बोला जाता है कि ब्लैक बॉडी के करीब का एक प्रैक्टिकल बॉडी, ठीक है। अब इसको हीट करते हैं तो जो अंदर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है फिर से हमको बाहर मिल जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि एक ब्लैक बॉडी है जो कि प्रैक्टिकल तौर पे तैयार किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिएशन से हम लोग कुछ समझे कि अगर रेडिएशन है तो वो एनर्जी है, एक हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, हीट एनर्जी है, तो उसको हम लोग रेडिएशन इसमें नाम देते हैं, थर्मल रेडिएशन या सिंपली रेडिएशन। रेडिएशन अगर किसी सरफेस पे पड़ रहा है तो तीन चीजें कर रहा है, या तो एब्जॉर्ब होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा, या फिर कोई बॉडी है तो बॉडी या तो सिर्फ एमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का अलग नामकरण किया। अब एक एक करके पढ़ते हैं सारे थ्योरी, मतलब कि जो भी लॉज, तो सबसे पहला है प्रिवॉश थ्योरी, हीट एक्सचेंज, ठीक है। ऊपर वाले किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बोलो अभी तक। नो हेलो, सर। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं प्रिवॉश थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ये क्या कहता है। पहले के जमाने में क्या था, जैसे कि आज के जमाने में भी हम लोग अगर एक्सपीरियंस करें तो आग के पास जाते हैं तो हमको हीट फील होता है, ठीक है। अगर हम आगे के पास हॉट ऑब्जेक्ट के पास जाएं, हॉट ऑब्जेक्ट के पास अगर हम जाते हैं तो हमको हीट फील होता है, तो और अगर आइस है, बहुत बड़ा सा आइस का टुकड़ा रखा हुआ है या फ्रीज हम खोलते हैं तो हमको कोल्ड फील होता है, ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या कहा जाता था कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हॉट रेडिएशंस एमिट करता है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से हॉट रेडिएशन, एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट है तो इससे कोल्ड रेडिएशन, यानी कि ओल्ड टाइम में ये था कि हॉट ऑब्जेक्ट है तो हॉट रेडिएशन, कोल्ड ऑब्जेक्ट है तो उससे कोल्ड रेडिएशन निकल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं यानी कि हॉट रेडिएशन यानी हॉट वेव, उससे उससे हमको हाँ ज्यादा गर्मी फील हो रहा है, कोल्ड रेडिएशन हम पे पड़ रहा है तो ठंडा फील हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना था। इसको और नाम दिया गया था कैलोरीफिक रेज, और इसको हम लोग बोलते थे कि फ्राइगोरिफिक रेज, निकल रहे हैं और यही हमारे बॉडी पे पड़ रहा है तो हमको ठंडा और गर्म फील हो रहा है। लेकिन पेरी प्रिवोस्ट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना थ्योरी दिया जिस थ्योरी को लोगों ने नकार नहीं सका, ठीक है। वो थ्योरी क्या था, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी बॉडी हो,
नो मैटर कि वो ठंडा और गर्म जो है वो तो डिपेंड कर रहा है कि हम कैसे देख रहे हैं उसको, ठीक है? किसी भी बॉडी को अगर हम ठंडा गर्म कहते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द हम सराउंडिंग के टेम्परेचर के रिलेटिव में ही बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम रूम टेम्परेचर पे हैं, दूध अगर उतार के लाए हो तो उस समय गर्म रहता है तो बोलते हैं हॉट है। कुछ देर रख देते हैं नीचे से ठंडा हो जाता है तो बोलते हैं कोल्ड हो गया। फ्रीज में रख दिए तो बोलते हैं कोल्ड हो गया। तो हॉटनेस या कोल्डनेस तो डिफाइन ये करता है कि हम कैसे उसको देख रहे हैं। अगर हम फ्रीज में बैठ के ही देखते तो हमको ना तो कोल्ड नहीं लगता, या खुद का टेम्परेचर अगर हम दूध जब उबल रहा था उतने टेम्परेचर पे जाके देखें तो हमको गर्म नहीं लगता। तो फिर हॉट एंड कोल्ड रेडिएशंस का सवाल कहाँ से आ रहा है? तो इसी चीज पे उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया और वो थ्योरी में ये बोले कि अगर कोई भी बॉडी हो, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है तो रेडिएशन करेगा। ठीक है, यानी कि उनका थ्योरी क्या था? 4-5 पॉइंट था। तो पहला जो कि मेन है कि हर एक बॉडी यानी कि ऑल बॉडीज एट टेम्परेचर ग्रेटर देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन को। इससे अगर ज्यादा रहा तो एमिट थर्मल रेडिएशन। ठीक है, बोलते हैं कि एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर 0 केल्विन तक अगर पहुंच गया टेम्परेचर, तो यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉन्स एटम में घूम रहे थे, जो वाइब्रेट कर रहे थे, वहां तक वो भी बंद हो जाता है। ऐसा लोगों का कहना है, थ्योरेटिकल ही है। तो वही कहे कि अगर इतना टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो वाइब्रेशन सब कुछ बंद हो जाएगा, तो एमिशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 केल्विन से कम हम नहीं कर सकते हैं। 0 केल्विन पे सब कुछ बंद हो जाता है। सब जैकेट में ओके क्यों लिखे हैं? ओके नहीं है, 0 डिग्री केल्विन है। ठीक है सर। ठीक है, केल्विन में डिग्री नहीं भी लगाते हैं ना, इसलिए वो 0 नहीं केल्विन लगाते हैं था। सर, ठीक है। तो पहचान में नहीं आएगा कि ओके है कि 0 केल्विन। टेम्परेचर है तो कुछ तो ठीक है। ठीक है, एक तो ये था। फिर उन्होंने कहा सेकेंड थ्योरी कि रेडिएशन, चलो मान लिए कि 0 डिग्री से ज्यादा है तो सब बॉडी रेडिएट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि रेडिएशन उस बॉडी में ज्यादा होगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिस बॉडी में टेम्परेचर कम होगा उसका रेडिएशन कम होगा। ठीक है, जिसको आगे चल के और साइंटिस्ट लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मूले भी दे दिए। तो सेकेंड था अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहते हैं क्योंकि कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं दिए। emitted increases with increase in temperature, ऐसा लिख लेते हैं। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो उसका रेडिएशन एमिशन ज्यादा होगा। ठीक है, और जो बॉडी का टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो इस रेडिएशन की वजह से होगा। और बोले कि ये हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग will take place until temperature becomes equal।
यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ठीक है, जब तक कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है तब तक ये हीट एक्सचेंज चलता रहेगा। ठीक है, और ये भी एक चीज था कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो है हीट एक्सचेंज जो है वो नेट हीट एक्सचेंज जो है वो होता रह रहा है। नेट अगर हम किसी बॉडी का बात कर रहे हैं तो 0 हो रहा है। यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें कि एक बॉडी है, इधर सराउंडिंग है, ठीक है, तो बॉडी से अगर कोई भी हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी है तो यहाँ से कुछ हीट वो एमिट कर रहा है, और ये सराउंडिंग है तो यहाँ से कुछ सराउंडिंग भी अगर कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो ये बॉडी जो है क्यू ये एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा बॉडी है सराउंडिंग से कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है, क्योंकि सराउंडिंग के पास भी टेम्परेचर है, सराउंडिंग में कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो भी रेडिएशन कर रहा है। तो अगर हम इस बॉडी का चर्चा कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, इस बॉडी से कुछ एमिशन भी हो रहा है, कुछ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, क्योंकि हर एक बॉडी 0 केल्विन से ऊपर है तो वो रेडिएट कर रहा होगा, तो सराउंडिंग भी कर रहा होगा, बॉडी भी कर रहा होगा। फिर टेम्परेचर घटता बढ़ता कब है, तो उसी चीज के लिए इन्होंने बताया कि अगर कोई बॉडी है तो कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है और कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर Q एमिशन ग्रेटर देन Q एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि एमिशन का जो एनर्जी है ज्यादा है एब्जॉर्प्शन से, तो इस केस में क्या होगा कि इसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि जितना वो एब्जॉर्ब किया उससे ज्यादा खर्च कर दे रहा है, उसके पास जितना आ रहा है उससे ज्यादा वो खर्चा करते जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर बॉडी का डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर Q एमिशन लेस देन Q एब्जॉर्प्शन रहा तो इस केस में उन्होंने कहा कि टेम्परेचर जो है बॉडी का इंक्रीज करेगा, क्योंकि इमिट कम कर रहा है, एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर इक्वल टू Q एब्जॉर्प्शन हो जाए तब उन्होंने बोला कि T कांस्टेंट रहेगा, यानी कि बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर उस समय इक्वल हो गया होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात यह है कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं है कि रेडिएशन नहीं हो रहा है, वहां भी रेडिएशन बराबर हो रहा है, लेकिन बॉडी जितना एमिट कर रहा है उतना ही एब्जॉर्ब भी कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में इस शब्द की बात जाने होगे कि कोई भी इक्वेशन है इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, थर्मल इक्विलिब्रियम जो हम कह रहे हैं, यानी कि बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर है, ऐसा नहीं है कि रेडिएशन उस समय नहीं हो रहा है। 0 केल्विन से ऊपर है तो रेडिएशन हर समय हर बार हो रहा है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी कि हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उस समय जो बॉडी है जितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है उतना ही वापस ले भी ले रहा है। ठीक है, तो ये था प्रीबॉस्ट का थ्योरी कि अगर कोई बॉडी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो रेडिएशन करेगा, तो सराउंडिंग के जो बॉडी है वो भी रेडिएट कर रहे होंगे। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉडी को पकड़ते हैं तो पर्टिकुलर बॉडी एमिट भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अगर उसका एमिशन ज्यादा है तो उस बॉडी का टेम्परेचर घटेगा, अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अगर जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया उतना ही एमिट भी कर दिया, तब हम बोलेंगे कि जो टेम्परेचर है बॉडी और सराउंडिंग का उस समय पे इक्वल होगा, तभी ऐसा हो रहा है। क्लियर है इतना? yes sir. ठीक है, इसके बाद है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जो है प्रीवियस थ्योरी को ही, जैसे प्रैक्टिकली वो तो थ्योरी दिए थे कि ऐसा हो रहा होगा, प्रैक्टिकली कुछ उन्होंने नहीं कहा था, तो उन्हीं से ये एक एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट पे एक लाइन बोले। तो वही है एक्सपेरिमेंट, क्या था कि मान लेते हैं ये एक चेम्बर है,
ठीक है, ये क्या है, चैम्बर है, इस टेम्परेचर T पे ये कांस्टेंट है। अगर इसका टेम्परेचर T कांस्टेंट है, यहाँ इंसुलेटिंग बॉडी से हम दो बॉडी, इंसुलेटिंग थ्रेड से दो बॉडी यहाँ पे लटका दिए, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं व्हाइट बॉडी, ये जो है ये ब्लैक बॉडी है। ठीक है, किसी टेम्परेचर पे उन्होंने ऐसा कर दिया। इसका टेम्परेचर जो है T कांस्टेंट है, तो कुछ समय के बाद उन्होंने देखा, आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर ऑफ व्हाइट बॉडी, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ चैम्बर सारा का सारा क्या है, T है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ व्हाइट बॉडी, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी जो है चैम्बर के जो कांस्टेंट टेम्परेचर था उसके बराबर हो गया है। यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हैं, कंटिन्यूअस रेडिएशन ये सब हो रहा हो, जैसे भी रखें। तो लोगों ने कहा था कि ब्लैक बॉडी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है व्हाइट बॉडी के कंपैरिजन में, तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर तो ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? तो इस बात पे बोले को जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही ज्यादा एमिट भी कर रहा है एज कंपेयर टू व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन एमिट भी कम एनर्जी कर रहा है, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों किसी भी बॉडी का बराबर है। ब्लैक बॉडी भले ही एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है तो एमिट भी ज्यादा कर रहा है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में मौजूद है। नहीं तो अगर वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए था व्हाइट बॉडी के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं। यानी कि एमिशन जो होगा, अ गुड एमिटर विल बी अ गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, तो यही उनका स्टेटमेंट था इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट क्या था, रेशियो ऑफ emissive power to absorptive power is same for all body. At same temperature and equal to that of black body. यानी कि मैथ के टर्म में लिखे तो E1 बाई A1 इजकल टू E2 बाई A2 इजकल टू E बाई A ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसके बराबर होगा। ठीक है, A ऑफ ब्लैक बॉडी तो 1 होता है, ऑल्सो A ब्लैक बॉडी तो 1 होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि E1 बाई A1 इजकल टू E2 बाई A2, ये सारे जो होंगे इक्वल टू E के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज आ रहा है कि E बाई A जो है, E अगर कोई भी एक ब्लैक बॉडी है सेम टेम्परेचर है तो उसका E कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग कांस्टेंट बोल देते हैं। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि E जो है प्रोपोर्शनल टू A है। इसी को हम लोग इस लॉ को शॉर्ट फॉर्म में यानी कि अनदर स्टेटमेंट में हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट इस लॉ का कि अ गुड observer is also a good emitter।
ठीक है, ये भी किरचॉफ्स लॉ का ही स्टेटमेंट है, यानी कोई बॉडी अगर जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा एमिट भी करेगा। ठीक है, यानी कि कुछ हमारे स्टेटमेंट्स थे। क्लियर है ये? यस सर। स्टीफेंस लॉ। सर स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? क्या चीज? स्टीफेंस बस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? आएगा इसी में, स्टीफेंस कांस्टेंट ही कहते हैं उसको। अभी लॉ पढ़ रहे हैं तो इसमें आएगा। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेडिएट करता है तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि अगर कोई भी ब्लैक बॉडी है, अगर वो ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है तो जो एनर्जी रेडिएशन है, लिख ही देते हैं कि फॉर ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर of for black body emissive power is directly proportional to, डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4। ठीक है, लेट्स से कि उसका अगर टेम्परेचर, कोई भी ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर टी नॉट है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो एमिसिव पावर होगा, ई ऑफ ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 4 होगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं सिग्मा टी नॉट रेज़ टू पावर 4। यहाँ सिग्मा जो है वो स्टीफेंस कांस्टेंट है। ठीक है, स्टीफेंस कांस्टेंट कितना होता है? तो 5 6 7 8। ठीक है, याद रखने का तरीका है 5 6 7 8, यानी 5.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, इसी को स्टीफेंस कांस्टेंट या स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में भी यही चीज यूज होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये किसी एक बॉडी के लिए है। तो फॉर एनी बॉडी अगर हम बात करें तो कोई भी अगर बॉडी है उसके लिए क्या होगा, तो ई क्या लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि तो होता है ई इंटू ई भी होता है सर एमिसिविटी। हाँ, एमिसिव पावर का क्या था यूनिट? क्या होगा बताओ? सर वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन था ना? जूल था ना, वहां पे लिखे थे तो क्या होता है हमारा एमिसिव पावर? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी यस अपॉन सर। टाइम को हम क्या बोल सकते हैं? वाट बोल सकते हैं। यस सर। तो वही है। इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड है, यूनिट का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि फॉर किसी भी बॉडी के लिए ई जो है एमिसिविटी के टर्म में हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा ई टी नॉट रेज़ टू पावर 4। ठीक है, यानी कि ये क्या है, किसी भी बॉडी के लिए एमिसिव पावर। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि सिंस ई जो होता है वो Q बाई ए इंटू टी होता है, दिस इम्प्लाइज दैट कि Q को हम बोल सकते हैं सिग्मा ई ए टी नॉट रेज़ टू पावर 4 इंटू टी। किसी समय के लिए अगर हमसे पूछा जाए कितना एनर्जी रेडिएट हुआ है, तो ये ए क्या है, सरफेस एरिया, इतने सरफेस एरिया से रेडिएट हो रहा है, कितने देर में कितना एनर्जी रेडिएट होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। एक टर्म और हम लोग बोल सकते हैं Q बाई टी। Q बाई टी क्या होता है? पावर होगा। पावर देख रहे हैं तो सिग्मा ई ए टी नॉट रेज़ टू पावर 4। ठीक है,
तो इसको हम बोलते हैं रेडिएंट पावर। पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है, डिफिनीशन है। हो गया? यस सर। ठीक है, तो बस याद रखना है स्टीफेंस लॉ में कि सिग्मा ई ए टी रेज टू पावर 4 पावर है। कोई भी एक चीज याद है तो बाकी सब याद होना चाहिए। अब स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, यानी कि स्टीफेंस लॉ को ही बोल्ट्जमैन ने थोड़ा सा मॉडिफाई करा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। इन्होंने क्या कहा कि स्टीफेंस लॉ में तो बोले कि अगर कोई भी बॉडी इस टेम्परेचर पे है तो उतना एनर्जी वो रेडिएट करेगा। तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि मान लेते हैं कि ये हमारा बॉडी है, कोई भी बॉडी है, इसका टेम्परेचर टी नॉट, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट। अगर बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट होगा तो इस समय पे एनर्जी जो है एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर की अगर हम बात करें तो दोनों सेम होगा। ठीक है, यानी कि एमिसिव पावर एंड इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर, that is equal to sigma t naught raised to power 4, यही होगा। यस सर। ठीक है, किसी भी बॉडी के लिए अगर बात करें, ब्लैक बॉडी होता तो सिग्मा टी नॉट रेज्ड टू पावर 4 लिखते। अब अगर हम मान लेते हैं कि नाउ अगर हम बॉडी का जो टेम्परेचर है ये हम बढ़ा के टी कर दिए, सराउंडिंग टी नॉट ही है, यानी टी इज ग्रेटर देन टी नॉट हम बोल रहे हैं। हम ऐसा अब सिचुएशन कर दिए हैं, यानी कि फर्स्ट केस था यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का सेम था, ये सेकेंड केस हम बोल रहे हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ा दिए कि टी सराउंडिंग से ज्यादा हो गया। इस बार अगर हम एमिसिव पावर लिखेंगे बॉडी का, ग्रेटर देन एब्जॉर्प्टिव पावर, तो यही लिखेंगे फॉर्मूला, टी रेज टू पावर 4 ज्यादा होगा टेम्परेचर के हिसाब से, स्टीफेंस लॉ के हिसाब से ही होगा। बोलो यस सर। एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा? उतना ही होगा जितना ऊपर था। उतना ही होगा, उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा, यानी कि सिग्मा टी नॉट रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला कि टोटल एमिशन कितना हुआ, यानी कि नेट एमिशन, यानी कि नेट एमिशन की बात करेंगे तो ये क्या है, ई सिग्मा टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4 हुआ। यस सर। ठीक है, तो यही जो हमारा आता है कि ई नेट किसी भी बॉडी का सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ई सिग्मा टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4, इस चीज को बोलते हैं हम लोग स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ। ठीक है, यानी कि नेट एमिशन होगा किसी बॉडी का तो ई सिग्मा टी नेट, इसी के अकॉर्डिंग एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी और रेडिएशन रेडिएंट पावर भी हम लिख सकते हैं इसी के आधार पे। ए और टी से तो मल्टीपल डिवाइड करना होता है।
ठीक है, अगर जो भी बॉडी है उससे अगर हम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बात कर रहे हैं कि उससे कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू, यानी कि क्यू जितना एमिशन होगा माइनस क्यू एब्जॉर्प्शन, क्या हो जाएगा बताओ? ए ई सिग्मा टी रेस्ट टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू पावर 4 इंटू टाइम टी, जितने भी समय के लिए हमको बोला जाए। पर सेकेंड की बात किया जाए, यानी कि रेट ऑफ हीट लॉस, यानी कि हम डेल्टा क्यू बाई डी टी की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ए ई सिग्मा टी रेस्ट टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू पावर 4, जिसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सब फॉर्मूला लिखने का तरीका है, बस और कुछ नहीं। एक से सारे रिलेटेड हैं, अगर एक चीज हमको पता है तो बाकी सब लिखने आना चाहिए। तो इसको आर एच से लिख दिया जाता है, तो ए ई सिग्मा टी रेस्ट टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू पावर 4, रेट ऑफ हीट लॉस। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, निगेटिव में आ जाएगा ये वैल्यू। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं कोई रेडिएट किया होगा। क्लियर है? Yes, sir. For same material and same condition, यानी सराउंडिंग कंडीशन, हमको दिख रहा है कि रेट ऑफ हीटिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, यानी कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा रेट ऑफ हीट लॉस होगा, यानी उतना ही ज्यादा बॉडी कूल होगा। एरिया जितना कम होगा उतना ही ज्यादा समय लगाएगा वो ठंडा होने में। ठीक है, तो जब हम कूलिंग का बात कर ही लिए तो रेट ऑफ कूलिंग भी निकाल लेते हैं। Sir, इनिशियल Newton's रेट law ऑफ, of cooling. वो तो भी बाद में आएगा, बस इसी के बाद वही है। ठीक है, अब कूलिंग कर रहे हैं तो कूल करने में न्यूटन लॉ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले ही बहुत सारे हैं, इतना बात समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, याद ही करना है, समझना तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो थोड़ा बोरिंग लग रहा है। बोले तो थे कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला है, याद रखना है, क्वेश्चंस आएंगे फॉर्मूला बेस्ड। बताओ इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? माइनस डी टी बाई डी टी, ये होता है। माइनस इसलिए क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, कूलिंग की बात कर रहे हैं। डी ठीक है, क्यू होना चाहिए ना। कूलिंग यानी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ना हॉटनेस एंड कोल्डनेस मेजर करते हैं, वो तो रेट ऑफ हीट लॉस था। हीट लॉस जो था हम यहाँ पे निकाले डी क्यू बाई डी टी, ये हम रेट ऑफ कूलिंग कर रहे हैं। कूलिंग यानी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तभी हम लोग बोलते हैं कि हॉट है या कोल्ड है, तो हमको यस इसके सर। फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा है, एक तो हमको पता है ये आया ए ई सिग्मा टी रेस्ट टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू पावर 4। ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी है वो अगर हीट हो रहा है तो Q इक्वल टू होता था ms डेल्टा टी, टेम्परेचर घटे तो माइनस में आ जाएगा। ms को हम लोग C भी लिखते थे, डेल्टा टी, C को बोलते थे हीट कैपेसिटी, यस सर। C इक्वल टू स्मॉल था या कैपिटल था? कैपिटल था हीट कैपेसिटी ना, तो C इक्वल टू ms। ठीक है, ये लिखते थे हम लोग। यस सर। तो कोई भी बॉडी है तो यहाँ से हम डी क्यू बाई डी टी को लिख सकते हैं माइनस सी डेल्टा टी बाई डी टी, यहाँ से यस सर। दिस implies that
कि माइनस डी टी बाई डी टी, दोनों इक्वेशन से ध्यान से देखो तो ए ई सिग्मा बाई सी टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4, और इस चीज को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग आर सी इक्वल टू ए ई सिग्मा बाई एम एस टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। इसको और क्या लिख लिया जाता है, m को क्या लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म में, रो इंटू वी यस सर। टी नॉट रेज टू पावर 4। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म में हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम नोट करें तो हमको क्या मिल रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू ई है, यानी कि जो सरफेस जितना ज्यादा एमिसिविटी होगा उतना जल्दी कूल होगा। ए है, जितना ज्यादा एरिया होगा, ठीक है, उतना ज्यादा सिग्मा तो कांस्टेंट है 1/s। एस यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ कूलिंग कम होगा। फिर मास, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही कूल होने में टाइम, रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा तेजी से कूल हो रहा होगा। तो यहाँ फॉर्मूला से हम लोग ये सारे चीजें देख पा रहे हैं। अगर सेम टाइप का मटेरियल और सेम क्या बोलते हैं एनवायरमेंट कंडीशन हो, ठीक है, अगर हमसे बोल दे फॉर सेम टाइप ऑफ मटेरियल एंड सेम कंडीशन, ठीक है, कंडीशन यानी एनवायरमेंटल कंडीशन, सराउंडिंग का उसका टेम्परेचर सेम हो, तो हम बोलेंगे कि R जो है प्रोपोर्शनल टू A बाई वी है। ठीक है, यानी कि इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना? सर ए बाई वी वाला कहाँ लिखे हैं? अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो इतना कुछ है। ये रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग है, तो इसके बेस इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। फिर इसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कल ही करेंगे आगे, ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ सर। क्वेश्चंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फिर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, और चैप्टर खत्म। तो कल खत्म ही हो जाएगा चैप्टर ये हम लोग का। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है फिर आज के लिए। थैंक यू सर। थैंक